स्वास्थ्य पर आधारित कार्यक्रम स्वस्थ भारत की आज की कड़ी में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, जोहार। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर तन्मय प्रसाद को। डॉक्टर तन्मय, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जोहार। सबसे पहले तो हम आपसे प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जानना चाहेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी चिकित्सा के क्षेत्र में हमेशा नया और आधुनिक खोज होता रह रहा है, और आज चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें तो काफ़ी इम्प्रूव कर गया है, काफ़ी इसमें विकास हो गए हैं। यहाँ तक कि बड़े से बड़े सर्जरी जो है वो बहुत एक छोटे से छेद करके लेप्रोस्कोपी के द्वारा किया जा रहा है, और उसी अगर विकास की बात करें तो उसी में एक नाम है आज प्लास्टिक सर्जरी का नाम, जो आज की आधुनिक चिकित्सा क्षेत्र की सबसे बड़ी खोज, सबसे बड़ी देन है। तो हम आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी है क्या और इसकी ज़रूरत हमें कब और कहाँ पड़ती है। जी, प्लास्टिक सर्जरी शल्य चिकित्सा का वो भाग है जिसमें हम शरीर के घाव अथवा कुरूप जगह जहाँ से हम जो पेशेंट को तकलीफ़ें होती हैं, जहाँ से पेशेंट को विकार होता है और उसको ठीक करने की प्रक्रिया है, और साथ में उसको और सुंदर बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं। ये जो शब्द है प्लास्टिक सर्जरी, ये आता है एक शब्द ग्रीक वर्ड जिसका नाम है, अर्थ है प्लास्टिकोस से। प्लास्टिकोस का मतलब होता है तैयार करना अथवा ठीक करना। जी जी जी, तो ये है प्लास्टिक सर्जरी का मतलब। जी, बहुत अच्छी तरह से आपने बताया कि जो ग्रुप है या जहाँ हमें ज़रूरत है उनको सुंदर बनाने के लिए, उनको अच्छा करने के लिए, क्रियाशील करने के लिए हम प्लास्टिक सर्जरी का महत्व, उस प्लास्टिक सर्जरी की मदद लेते हैं। अब हम ये भी जान ले, जैसे आपने कहा कि कहीं घाव है उसको ठीक करने के लिए, या कोई बॉडी पार्ट्स कुरूप है तो उसको हम सही करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी का प्रयोग हम कब और कहाँ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका मदद लिया जा सकता है। जी, प्लास्टिक सर्जरी में हम लोग हेड टू टो जैसे बोलते हैं, सर से लेके पाँव तक लगभग हर हिस्से का, शरीर का हम लोग ऑपरेशन करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि किसी को गंजापन हो या उसके बाल में कमी आए, जो उसमें हम लोग हेयर का प्रत्यारोपण करते हैं, बाल का प्रत्यारोपण करते हैं, जिसको हम हेयर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। जब स्काल्प में डिफेक्ट होता है या ऊपर जो सर के चमड़ी में अगर यदि कोई चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो उसमें जब हम लोग वापस मोटी चमड़ी लगाते हैं तो उसको स्काल्प फ्लैप बोलते हैं। जी। जैसे अब उससे थोड़ा सा और जाए देखें तो आँखों की सुंदरता बढ़ाने के लिए जो सर्जरी करते हैं, जैसे झुर्रियाँ आ जाएँ उम्र होने के हिसाब से, तो उसको हम लोग ब्लेफरोप्लास्टी बोलते हैं। नाकों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो सर्जरी करते हैं उसे राइनोप्लास्टी बोलते हैं। जी जी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पैदा होते हैं जिनके कान में कुछ विकार पैदा होती है, कान पूरी तरह से बना नहीं होता, उसको जब हम लोग ठीक करते हैं, 2 से 3 स्टेप में होता है वो प्रोसीजर, तो उसे हम लोग ओटोप्लास्टी बोलते हैं। जी जी। अब जैसे कोई व्यक्ति जल जाए और उसका जो गला का हिस्सा है वो टेढ़ा हो जाए या झुक जाए एक तरफ, तो उसे देखने में, ऊपर सर उठाने में बहुत तकलीफ़ें होती हैं। जब उसके लिए जब हम लोग गला का ऑपरेशन करके उसे खोलते हैं, उसमें अलग से चमड़ी लगाते हैं, तो उसे हम लोग नेक कॉन्ट्रैक्चर बोलते हैं। उसको हम लोग रिलीज विद ग्राफ्टिंग, स्किन का प्रत्यारोपण जो होता है, स्किन ग्राफ्टिंग, उसे हम लोग वो करते हैं, वो भी प्लास्टिक सर्जरी है। स्तन का भी सर्जरी हम लोग करते हैं, जिसमें ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, ब्रेस्टोपेक्सी, बहुत सारे ब्रांचेस हैं ब्रेस्ट सर्जरी के। हाथों की भी सर्जरी करते हैं, जिसमें खून की नलियाँ कट जाएं, या तो फिर नसों में कोई विकार आ जाए या दिक्कत आ जाए, या तो फिर जो टेंडन्स जिसे होता है, जिनसे उंगलियां हिलती हैं, वो उन चीज़ों के लिए भी अगर इसमें चोट लग जाए तो उसके लिए जो हम लोग रिपेयर करते हैं उसको रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी बोलते हैं। तो वो भी प्लास्टिक सर्जरी के हैंड सर्जरी का हिस्सा है। जी। जहाँ तक रहा, अब जैसे लोग को मोटापा हो जाता है, जिसमें उनके शरीर का वज़न ज़्यादा हो जाता है, उसको कम करने के लिए जब हम लोग प्लास्टिक सर्जरी का जो यूज़ करते हैं, उसको एब्डोमिनोप्लास्टी अथवा लाइपोसक्शन, बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ये सब अलग अलग टेक्निक्स हैं, उन सब का हम लोग यूज़ करते हैं। अब किसी पेशेंट को पैर में डायबिटीज़ हो जाए, जिससे शरीर में डायबिटीज़ हो और पैर में उसके कारण घाव बन जाते हैं डायबिटीज़ के कारण, क्योंकि उसमें पैर जो है सुन्न हो जाता है, उसमें पता नहीं चलता, तो पेशेंट को चोटें कब लगती हैं उसका एहसास नहीं हो पाता, तो उसके कारण घावें बढ़ने लगती हैं।
तो वैसे में जब हम लोग पेशेंट के लिए जो जो सर्जरी जो पार्ट है हमारा उसको डायबिटिक फुट सर्जरी बोलते हैं, जी। वो हम लोग करते हैं। उसमें फुट की मैपिंग होती है, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं उसमें। तो ये सभी जो हैं प्लास्टिक सर्जरी का हिस्सा है। यानी प्लास्टिक सर्जरी के अंतर्गत शरीर के हर अंग में आए हुए अपंगता या कुरूपता सबको ठीक किया जा जी सकता है। अगर कोई अंग कट गया है, जल गया है, तो उसको ठीक भी किया जा सकता है। अगर हमारा बॉडी पार्ट्स या हमारा टेक्सचर या हमारा चेहरा का जो रूप है वो कुरूप है, उसको भी ठीक किया जा बिल्कुल। सकता है। तो प्लास्टिक सर्जरी हर तरह से काम कर सकता है, हमें ठीक करने के, स्वस्थ करने के लिए और हमको सुंदर दिखाने के लिए, जी। दोनों तरीके से जी हम बिल्कुल। इसका जी प्रयोग कर बिल्कुल। सकते जी हैं। बिल्कुल। तो जो हमारी इसेंशियल है, जो हमारी ज़रूरत है, तो वो तो है ही। लेकिन जब हम विलासिता की तरफ जाते हैं, और विलासिता का ही रूप है कॉस्मेटिक सर्जरी, तो जी। यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि कॉस्मेटिक सर्जरी क्या है? जी, कॉस्मेटिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी का एक भाग है। जी। उसमें क्या होता है, जैसे जो जो शरीर की जो सुंदरता होती है, कुछ लोगों को लगती है कि वो शायद कहीं कम है, कहीं कहीं उस पैमाने में पैमाना नहीं पर नहीं है जो उतर रहे जो हैं। जी। जिस जिस लेवल पे होना चाहिए। जी। तो जैसे कुछ लोगों को लगता है उनकी नाक जो है थोड़ी और सुंदर होनी चाहिए, या आँखें जो हैं उनके पलकें और सुंदर होनी चाहिए, या जो है जैसे उम्र के हिसाब से जब जब उम्र के हिसाब से चेहरे में झुर्रियाँ आने लगती हैं, तो वो झुर्रियाँ जो है लोग को लगता कि नहीं, ये अभी सही वक्त नहीं है, मे बी अभी और थोड़ा उम्र जो है जवान लिखने के लिए है। तो उन चीज़ों के लिए जो हम सर्जरीज करते हैं, उस ये सब आपके कॉस्मेटिक सर्जरी का हिस्सा है। हालांकि ये सब प्लास्टिक सर्जरी के अंदर आता है, लेकिन ये सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी नहीं, प्लास्टिक सर्जरी इससे कहीं ज़्यादा है। जी। जो हाँ जी, तो ये जो हिस्सा जो है जिसमें हम सुंदरता बढ़ाते हैं नॉर्मल से ज़्यादा, जो 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 है लेवल, तो उसको हम लोग कॉस्मेटिक सर्जरी बोलते हैं। जी हाँ। जी बिल्कुल। और जैसा कि अभी अभी आपने बताया कि प्लास्टिक सर्जरी के अंतर्गत अगर आपके सर की बाल जो है वो गिर गई है, या उस सर में स्कल्प के चमड़ी में कोई घाव हो गया है या कुछ प्रॉब्लम है, तो उस पर भी फ्लैप लगा सकते हैं, जी उसको जी। भी सुंदर बना सकते हैं। जी बिल्कुल। हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, यहाँ तक कि अगर पेट पे चर्बी जम जाए, जी कई बार कई लड़कियों में यंग एज में भी देखा जाता है कि लड़कियां जो हैं अचानक से मोटी हो गई हैं और उनके पेट की चर्बी जो है वो बहुत बढ़ गई है, तो उसको भी प्लास्टिक सर्जरी के अंतर्गत हम जी लोग बिल्कुल। सर्जरी करके निकाल सकते हैं और उनको स्लिम बना सकते हैं। जी बिल्कुल। जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब शरीर के हर अंग में और हर उम्र में हम प्लास्टिक सर्जरी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब हम प्लास्टिक सर्जरी की बात करते हैं, वैसे ही हमारे मन मस्तिष्क में जो सवाल उठता है कि अरे ये तो बहुत खर्चीला व्यापार है, तो इसके बारे में जानना चाहेंगे कि क्या सही में प्लास्टिक सर्जरी खर्चीला है? जी नहीं, वाक़ई में ये जो सवाल है, ये लोगों के मन में जो धारणा बनी हुई आई है, ये पहले के ज़माने से थी। और जो ये वेस्टर्न सिविलाइज़ेशन जो हम लोग जो बोलते हैं विदेशों में, वैसे वहाँ पर की चार्जेज़ हैं वो अलग लेवल पे हैं, वो जी हाँ। उनका अलग है। हमारे देश में मामला थोड़ा अलग है। हमारे यहाँ जैसे अभी आयुष्मान भारत है, हमारे प्रधानमंत्री ने जो शुरू किया हेल्थ है ये कार्ड अभियान, जो जो हेल्थ कार्ड जो है, लॉन्च किया तो है। ये जी हाँ। ये जो चालू किया है, जो कार्ड है, इससे जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके हाथों में जैसे चोट लग गई, हल चला रहे थे, पैर में दब गया, कुछ हो गया, या मशीन में काम कर रहे हैं, वर्कर हैं, उनके हाथ में कहीं चोट लग गई, कटर मशीन से कट गया, किसी प्रेस से दब गया, तो ये सब चीज़ें जो हैं, इनके जो विकार जो पैदा होते हैं, तो इन सबों का विकार का जो इलाज होता है, ये आयुष्मान कार्ड के द्वारा कर सकते हैं। तो इसमें ये पेशेंट के लिए लगभग फ्री है ये सर्विस, ये मुफ्त है ये। बट हम लोग के लिए भी, हम भी उसके लिए उस कदर हम लोग उतना चार्ज नहीं लेते जितना जी। जितना और सब जगहों में लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है। ये जो धारणा है, ये धारणा गलत है कि प्लास्टिक सर्जरी बहुत ही ज़्यादा कीमती सर्जरियों का ये है। बट लेकिन हाँ, लोग करवा रहे हैं, काफ़ी लोग करवा रहे हैं। जी। तो इसलिए हम मान सकते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी है महंगा, लेकिन सरकार के द्वारा चलाया गया आयुष्मान भारत का जो कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति इसका लाभ लेना चाहे, तो वो आसानी से उसका लाभ उठा सकते हैं और कम बिल्कुल। खर्चे में ये प्लास्टिक सर्जरी का काम हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल।
अगर प्लास्टिक सर्जरी जैसा आपने बताया कि चोट लग जाए, कट जाए हाथ, जो है क्रशर में आ गया, हाथ कट गया, या कभी किसी वजह से घर में खाना बनाते हुए आप जल जाएं, चाहे फैक्ट्री में काम करते हुए आप जल जाएं, तो तरह तरह के जो समस्याएं आएंगी उनका निदान करने के लिए अगर हम प्लास्टिक सर्जरी का प्रयोग कर रहे हैं तो वो आयुष्मान भारत के कार्ड के द्वारा ले सकते हैं। साथ ही अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्रशर के माध्यम से जब हाथ कटता है या किसी तरह से जल कट गया हाथ, तो उसका प्राथमिक उपचार क्या करें? जी बिल्कुल। पहले हम लोग देखते हैं बर्न्स के, जो बर्न्स या जल जी। जाना, जो जिन पेशेंट को जो जल जाता है, जैसे कि माएँ खाना बना रही हैं किचन में और गैस स्टव ब्लास्ट कर गया या तेल गिर गया या क्या, ये तो इन चीज़ों के कारण जल जाता है शरीर। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि जो जो जलते हैं, जो ज़्यादातर मरीज़, वो उसमें 3-4 मेन कारण से होते हैं। पहले तो होता है आग से, जी। दूसरा होता है गर्म द्रव्य से, जिसको स्काल्ड बर्न्स बोलते हैं। जो आग से जलते हैं उसको थर्मल या फ्लेम बर्न्स बोलते हैं। और कुछ होते हैं जैसे एसिड, जो जैसे टॉयलेट में रखा हुआ क्लीनर जो होता है उसमें अक्सर एसिड रहता है, तो वो कभी किसी के ऊपर गिर जाए, या आज आपने देखा भी होगा लोग एसिड फेंक देते हैं, या जी हाँ, मूवी चेहरा भी जला बन चुकी देते है हैं। इस पे। जी 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 बिल्कुल। बिल्कुल। तो वो भी एक जलना अथवा बर्न का जलने एक का पार्ट होता कारण है। है, जी हाँ। जलने का कारण है। और वो होता है केमिकल बर्न्स में आता है। और चौथा जो मेन वैरायटी है वो बर्न्स का, वो है आपका इलेक्ट्रिकल बर्न्स, जो बिजली की तारें होती हैं। तो पहली 3 में जो जो समांतर जो काम करना चाहिए सबसे पहले, कि जहाँ से जहाँ जल रहे हैं या कुछ ऐसा जो हुआ है जिसे आग लगी हो है, या पहले उससे अलग हट जाना चाहिए कि और ज़्यादा ना बढ़े। दूसरा, उस आग को बंद करने का तरीका कोशिश एहतियात करना करना चाहिए चाहिए। जल्दी। जी। बिल्कुल। तो उसमें सबसे पहले उसके लिए एक छोटी सी बात है, वो मैं दर्शकों से शेयर करना चाहूँगा कि जलने पे पानी तब तक डालें जब तक जलन कम ना हो। जी। तो ये बात यदि याद रहे, तो जैसे कि हाथ में जले या पैर में जले, किसी भी हिस्से में जले, तो जो पानी है, ये आपका जो साधारण नल का पानी है वो काफ़ी। जी। जी। तो उसको पानी को खुला छोड़ दिया, नल के बहता पानी को, पानी। बहता पानी को, जी हाँ। और उसमें हाथ या पैर या जो भी हिस्सा है शरीर का, आपका वो जला जहाँ है। वो उसके नीचे डाल देना चाहिए। 15 से 20 मिनट तक डाल दें। तो इससे क्या होता है कि पहले बस इससे जो इसका जो फ़ायदा ये है कि इससे जो 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 तापमान है, जो जलन का जो तापमान है, वो और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। जो जो जलन है वो कम हो जाएगी, वो अंदर तक नहीं जाएगा, वो डीप नहीं होगा, वो घाव गहरे नहीं होंगे। और ये तो पहले हमने कर लिया है। ये अगर यदि गर्म दूध, गर्म पानी, कुछ तेल गिर जाए, गरम तभी भी चाय, यही करना तेल, है, हाँ, फ्लेम तो भी के वही करना सामने है। आ जाए तो फ्लेम भी। के आगे आए तो भी यही काम करना है। और एसिड अगर किसी कारण से हाथ में गिर गया, कुछ गिर गया, तो वहीं पे नल खुला करके हाथ उसके नीचे डाल देना है। जी। तो ये एक चीज़ पता होगा। उसके बाद क्या करना है कि किसी साफ कपड़े में यदि पेशेंट पूरा जल जाए, तो उसको उसके उसके वो सारे कपड़े वो काट के हटा देने चाहिए। और एक साफ कपड़ा जो है, जैसे चद्दर हो गए या वैसा हो गए, पतली चद्दर, ब्लैंकेट नहीं। ब्लैंकेट में क्या होता है, जो कंबल जी होता हाँ। है उसमें हीट जो होता है, गर्मी जो होती है उसके अंदर वो रह सोख जाती लेता है। जी जी, हाँ। जी उसके हाँ। अंदर रह जाती है। रह जाता है। बट अगर पतला ब्लैंकेट रहेगा तो वो एब्जॉर्ब करता है, वो सोख लेता है उसमें। तो वो उसको लेके पेशेंट को लपेट के सीधे हॉस्पिटल ले आना चाहिए। यहाँ से हमारा उपचार शुरू होता है। अगर ये काम आपने किया तो हमारा काम जो है काफ़ी हद तक आसान होता है। फिर हम पेशेंट को पहले आईवी फ्लूइड्स देते हैं, कैनुला के थ्रू, वेन के थ्रू, जो हमारे नसें उससे जो खून की प्रणाली है, जो जिसे वेन बोलते हैं, उसके थ्रू कैनुला डाल के, या तो फिर सेंट्रल लाइन डालना पड़ता है कुछ पेशेंट्स में। तो तो ये डाल के फिर पहले फ्लूइड्स दिया जाता है, एंटीबायोटिक दी जाती है, पेन किलर्स अथवा एनाल्जेसिक्स दी जाती है, जिससे दर्द कम होता है। पेशेंट को हम लोग आईसीयू में, बर्न आईसीयू में रखते हैं और उसका उपचार करते हैं। जी। तो ये हमारा पार्ट है। और उसके बाद जैसे बर्न हुआ है उसके हिसाब से, उसकी विधि से उसका इलाज करते हैं। जी। तो ये बर्न के लिए। ये 3 के हो गए। जी। और चौथा जो आपने इलेक्ट्रॉनिक वाला था। हाँ जी, इलेक्ट्रिक बर्न्स में क्या होता है कि हम उस चीज़ को प्रयोग नहीं कर सकते जो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। आपने जी। फिजिक्स में लोगों ने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिसिटी के कुछ कंडक्टर्स होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। जी हाँ। तो पानी है, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ का प्रयोग करना चाहिए जो कंडक्ट नहीं करे इलेक्ट्रिसिटी। लकड़ी। तो जैसे लकड़ी, आपने जी। बिल्कुल सही बोला, लकड़ी का प्रयोग करें। तो लकड़ी से पहले वो स्विच ऑफ करें और उस पेशेंट को अलग कर दें स्विच जी। सोर्स से। तो उससे क्या होता है, अब और जो है
करंट जो है इसके थ्रू और नहीं भाई। नहीं फैलेगा जी। उसके बाद सबसे पहले उस पेशेंट को यदि अगर वो पेशेंट है, बोल चाल रहा है, तो उसे अचेत अवस्था में जी नहीं जी है। हाँ, अचेत अवस्था में नहीं है तो ठीक है। अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बेस्ट यही होता है कि आप अस्पताल ले आएं, क्योंकि जितनी उसमें जल्दी हो दिल सके। के दौरे पड़ने का शक हो सकता है, कन्वल्शंस या तो मिर्गी आने का जी। शक हो सकता है। इलेक्ट्रिक करंट चूंकि जहाँ से सटा हो और पैर के थ्रू, यदि पैर में वो खड़ा है ज़मीन में, उसके थ्रू अगर निकला हो तो वो शरीर के किसी भी हिस्से को डैमेज कर सकता है, क्योंकि करंट बॉडी के थ्रू होके जाता है, शरीर के थ्रू होके जाता है, तो वो किसी भी हिस्से को डैमेज कर सकता है, जिसमें कि अपने गुर्दे अथवा किडनीज को भी डैमेज कर सकता है, लिवर को भी डैमेज कर सकता है, बहुत चीज़ों को डैमेज कर सकता है। तो उन सब की हम टेस्टिंग करते हैं और उसके हिसाब से उसका इलाज करते हैं। तो इसीलिए इलेक्ट्रिकल बर्न्स जो है इन सभी बर्न्स से अलग है। जी। जी बिल्कुल। तो जलने के समय इन बातों का बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये तो हुई बातें जले हुए की। कटे हुए की बात हम कर ले, प्राथमिक उपचार के लिए क्या जी। करना चाहिए? जैसे किसी को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ पैर अक्सर कट गया या कुछ किसी चीज़ से या मशीन से कट गया, तो यदि ऐसा हो तो सबसे पहले उस जगह को बांध दी जाती है जहाँ से खून की नसें से जो खून की प्रणालियाँ हैं जिनसे खून ज़्यादा बह रहा हो, जी। तो उससे हैमरेज होने का डर रहता है, पेशेंट शॉक में जा सकता है। शॉक मतलब उसका बीपी गिर रहा हो, उसकी पल्स रेट सडनली हाई हो रही हो, और वो जो पेशेंट है वो उसकी सिस्टम जो है वो सस्टेन नहीं कर पाता, वो खड़ा नहीं हो पाएगा, उसे चक्कर देने लगेगा, तो जो उसका सिस्टम है तेरे से जवाब दे रहा होता है। तो उसमें तुरंत हमें पेशेंट को उस जगह को रोकना होता है, रोकथाम करनी होती है उस जगह की जहाँ से खून बह रहा हो, और तुरंत पेशेंट को जो है ले आना चाहिए अस्पताल। यदि हाथ पूरी तरह से कट गया या जी। अलग हो गया या कोई हिस्सा अलग होकर कट होकर जी। अलग हो गया, तो उसकी एक विधि होती है, उसे साफ करके एक साफ गॉज पीस या किसी भी कपड़े में बांध के एक पॉलीथीन जो पन्नी होती है उसमें डाल के और उसे सील करके एक दूसरे पन्नी में डालना चाहिए, जो पन्नी में स्लश हो। स्लश मतलब बर्फ और बर्फ के तापमान का पानी। अच्छा। तो इन तरीके से उन दोनों पन्नियों को सील करके उसको तुरंत यदि अस्पताल ले आए तो उसे जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। अगर ये 2 घंटे से अंदर हो, 3 घंटे से अंदर हो, तो जो जुड़ने के बाद जो सफलता होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जी, जी, तो जी। ये इसको रीइम्प्लांटेशन भी बोलते हैं लोग। जी। जी आपने बहुत अच्छे तरीके से बतलाया कि जब जब जो तरह से अंग जला है, कटा है, उसकी प्राथमिक उपचार कैसे करें ताकि आगे चल के कोई परेशानी ना हो। अब हम कटे और फटे होठ की बात कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कटे फटे होठों को या तालू जिसको कहते हैं, जी उसमें प्लास्टिक सर्जरी की क्या भूमिका है? जी बिल्कुल। जिसे कटे होठ और कटे तालू अथवा क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, इसके नाम जी से हाँ। ये अक्सर सबसे ज़्यादा जाना जी जाता हाँ। है। ये जो विकार है ये जन्मजात विकार है। ये जी। बच्चों में ये तब होता है जब कुछ कारणें होती हैं, माताजी पिताजी में कुछ जेनेटिक कारण से भी जो ऐसा परिवार में देखा चला जाता आ रहा है, जी होता है। हाँ। ऐसे में अक्सर आप देखेंगे जिस मदर को था, फिर बच्चे को हुआ, फिर वैसे उसके बाद, तो ये इस तरीके से चला, ये जेनेटिक विकार है। इसमें क्या होता है कि ये जब होता है तो बच्चा जो है, इसमें जो सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है वो है कि बच्चा का चूंकि मुंह पूरी तरह से बंद नहीं हो पाता, वो दूध नहीं पी पाता, जिसके कारण उसकी जो पोषण है वो कम रहती है, कुपोषण में रहता है बच्चा। तो उससे बचाने के लिए एक पैलेडे होता है, जैसे दिया होता है उस शेप का वो होता है, उससे हम लोग बच्चे को दूध पिलाते हैं। जी तो जी। उससे, और इस बात का ध्यान देना चाहिए बच्चा दूध पिए समानता तरीके से, और फिर उसे डकार कराना चाहिए कि वो बच्चा अक्सर हवा ले लेता है जी दूध हाँ। पीते समय। तो इससे उसकी जो कुपोषण जो है वो नहीं होगी। फिर जब 3 माह का होता है बच्चा अथवा 5 केजी का होता है, तब हम जी। लोग उसके लिप का रिपेयर करते हैं, क्लेफ्ट लिप रिपेयर जिसे बोलते हैं, होठ, जैसे होठ पहले बनाते हैं। और फिर उसके बाद जब 9 माह का होता है बच्चा, 9 महीने का होता है, अथवा 9 से 10 केजी का होता है, तब हम बच्चे के अच्छा। लिए क्लेफ्ट पैलेट का रिपेयर करते हैं, जिसे अथवा तालू का जी रिपेयर जी। करते हैं। तो ये प्लास्टिक सर्जरी का काम है। उसके बाद जो होता है ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, नाक भी उसमें थोड़ी टेढ़ी होती है, तो उसको भी हम लोग बनाते हैं। वो जब तक स्कूल तक जा रहा है, जब तक बच्चा, तब तक हम कोशिश करते हैं कि उसमें जो है कुछ ना उसका कुछ इम्प्रूवमेंट या होता रहे, इम्प्रूवमेंट उसका होता जो रहे। अंग है वो जी सही जी होता जी रहे। बिल्कुल। अब हम बात कर ले कि प्लास्टिक सर्जरी करने के पूर्व और प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद
जी। किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? हाँ, प्लास्टिक सर्जरी के पूर्व मतलब जैसे हम लोग जिन कारण से, जैसे मान लीजिए कॉस्मेटिक सर्जरी है, जी हाँ। जो जैसे जो सुंदरता बढ़ाने के लिए, तो उनके लिए जैसे हम चाहते हैं कि एक दिन पहले पेशेंट आके जब हॉस्पिटल में रहे, उसको उसे बेचैनी ही नहीं हो, अकबकी नहीं हो। पेशेंट को जो है उसका जो जिस पोर्शन की सर्जरी उसे नीट एंड क्लीन रखते हैं हम लोग, साफ सुथरा रखते हैं, क्योंकि कल को जब ऑपरेशन होगा तो उसमें चर्म के द्वारा इन्फेक्शन ना हो जाए। अच्छा। तो ये एक चीज़ हम लोग ध्यान रखते हैं। उसके एक दिन पहले हम लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन देते हैं पेशेंट को, कि कहीं अगले दिन वीकनेस ना हो। और जब जिस दिन ऑपरेशन रहता है उससे 4 घंटे 5 घंटे यदि हम लोग जनरल एनास्थीसिया में करते हैं, या पूरी तरह से बेहोश करके करना रहता है, तो 4 घंटे 5 घंटे हम लोग खाली पेट रखते हैं पेशेंट को। और ऑपरेशन के बाद हम लोग हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर्स रहते हैं, जैसे कि अभी चेहरे का या चेहरे के जगह का ऑपरेशन हुआ तो सर ऊंचा रखना होता है। और जो है, जो अगर मुंह के आसपास का ऑपरेशन हुआ है तो हम लोग लिक्विड डाइट देना पसंद जी, करते जी। हैं, क्योंकि उससे जबड़ों पे ज़्यादा खिंचाव ना हो, चेहरे पे ज़्यादा खिंचाव ना हो। और इन बातों का यदि पेशेंट सही समय तक पालन करे, अपने मुंह के अंदर के उसको साफ रखे, डेंटल इन्फेक्शंस ना रखे, दांतें जो है ख़राब हो रही हैं तो उसका ध्यान दें, तो इससे जो इन्फेक्शन रेट होता है ये दर कम होता है, उसके तरह इस हिसाब से ब्लीडिंग भी कम होती है, और जो पोस्ट ऑपरेटिव फेज जो हम बोलते हैं वो अच्छा निकलता है। जी, जी। इसमें क्या नर्व डैमेज होना, सूनापन और झंझनाहट की भी शिकायत आ सकती है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है। जी, ऐसा है कि जो प्लास्टिक सर्जरी में जहाँ पर हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे इसका एक एक हिस्सा होता है माइक्रो सर्जरी। जी। तो जब भी पेशेंट को चोट लगा या कुछ ऐसी विकारता आई जिसके कारण हाथ पैर में ज़्यादा मतलब कट गया, हड्डी तक कट गया, कटर मशीन से कट गया, किसी कारण से कट गया, तो उसमें जो है खून की प्रणाली भी कट जाती है, और जो नसें हैं वो भी कट जाती हैं। तो जी। उन सब को जोड़ने का जो प्रक्रिया होता है वो माइक्रोस्कोप अथवा लूप्स भी हम बोलते हैं, उसको हम मैग्नीफाई करके देखते हैं, जैसे हमारा माइक्रोस्कोप होता है वैसे उसमें। तो उसमें हम लोग मैग्नीफिकेशन में देख के उसे वापस जोड़ते हैं। तो ये जो चीज़ें विकारता जो आती हैं, ये चोट लगने पे भी आ सकती हैं, कुछ लोग जो होते हैं जिनको जन्मजात है उनमें भी आ सकती हैं। तो उन सभी विकारों को सही करने के लिए ये सब जो हम जो ऑपरेशन में करते हैं, ये मैग्नीफिकेशन के द्वारा करते हैं। ये सब भी माइक्रो रिकंस्ट्रक्टिव माइक्रो सर्जरी का एक पार्ट है, ये भी हम लोग करते हैं। जी, जी, जी। हम लगातार प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बात कर रहे हैं और प्लास्टिक सर्जरी के अंतर्गत क्या-क्या किया जा रहा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके कटे-फटे तालू हैं उसको भी ठीक किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके चेहरे में कोई कुरूपता है उसको भी ठीक किया जा सकता है। अगर आपके बाल नहीं हैं, आप चड्ढा हैं या गंजा हैं, तो उसको भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन हम ये नहीं बात कर पा रहे हैं कि प्लास्टिक सर्जरी ही क्यों है? क्या इसमें प्लास्टिक का प्रयोग तो नहीं किया जाता है? नहीं, तो बिल्कुल। इसकी प्रक्रिया के बारे में जानना चाहेंगे कि इसकी प्रक्रिया क्या है? क्या ये दूसरे जगह से चमड़ा काट कर उस जगह पे लगा के उसको सुंदर बनाया जाता है? जी। इसके बारे में थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, जी, जी। प्लास्टिक सर्जरी में जैसे शरीर के पेशेंट के खुद के शरीर का जो हिस्से की जो चर्म है, उसे एक जगह से निकाल के उस चमड़ी को और दूसरे जगह पे लगा देते हैं। और जहाँ से हम निकालते हैं, वहाँ इतनी पतली चमड़ी हम निकालते हैं कि जो घाव है वो लगभग 10 से 14 दिन में भर जाता है। जी, जी। तो जहाँ घाव थी वो तो हमने ढक दी, और जहाँ जहाँ जो हमने बनाई, जहाँ से जहाँ से जहाँ से चर्म हाँ, निकाली जो स्किन जहाँ से निकाली, वहाँ खुद वापस भर गई। वो धीरे-धीरे तो भर एक गया। तो ये तो हमारे दोनों तरफ के घाव भर गए। भर गए। दूसरा जो होता है वो मोटी चमड़ी होती है, जिसे हम बोलते हैं फ्लैप। तो जी। फ्लैप जो होता है ये सिंपल स्किन ग्राफ्टिंग से अलग इसलिए होता है क्योंकि जो स्किन जो हम निकालते हैं उसकी जो पोर्शन होती है वो वहाँ से होती है जहाँ पर हम उसे रख रहे हैं। जी। पर जो मोटी चमड़ी अथवा फ्लैप होती है, उसकी पोर्शन वहाँ से होती है जहाँ से वो लगा हुआ है। तो उसे उठा के हम ऐसी जगह पे घुमा के इस कदर रखते हैं कि उसे कहीं से अलग से पोर्शन की जरूरत नहीं, और जो गड्ढा बना उसके ऊपर हम पतली चमड़ी रख देते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया। अब इसी में आता है इसका थोड़ा सा नया एडवांस तरीका जिसे जी बोलते हैं, हाँ। वो माइक्रो सर्जरी है, जहाँ से हम मोटी चमड़ी पूरी अलग तरह से एक तरह से निकाल लें
और एक जगह से, और फिर उसको एक अलग जगह पे पूरे शरीर की दूसरे जगह पे रख दें और वहाँ पर दोनों जो खून की प्रणालियाँ हैं वापस हम वहाँ जोड़ दें। तो बात जो है वैसा होता है कि एक जगह से जैसे पाँव से निकाली मोटी चमड़ी और हाथ पे रख दी और उसे वहाँ दोनों नसों को इस कदर जोड़ दिया कि जो है खून का बहाव उसमें नॉर्मल बना रहे। तो ये हम इसको बोलते हैं माइक्रो सर्जरी। जी हाँ। जी, जी। तो जो तो इसमें प्लास्टिक लेकिन हाँ, इसमें लेकिन प्लास्टिक सर्जरी की जो ज़रूरत बात नहीं कर रहे है। हैं जी, वो प्लास्टिक सर्जरी जो है जी, वो आपके अंग से ही उठाया हुआ चमड़ा है, जी, जो जहाँ आपको इसकी ज़रूरत है जी, और जहाँ ये अनावश्यक पड़ा हुआ है जी, वहाँ से निकालकर आपके आवश्यक हिस्से में लगा दिया जाता जी, है, जहाँ ये ऑटोमेटिकली ये धीरे धीरे करके ग्रो करती है जी, बिल्कुल। और उस घाव को भरती है और वहाँ पे खून का प्रवाह जो है वो बराबर होता रहता है, जिससे ये इसमें पता नहीं चलता है कि हाँ ये स्किन जो है, ये त्वचा जो है वो कहीं और से आई हुई है जी, और ये बाहरी पोर्शन है, ये जी, बाहरी बिल्कुल, परत नहीं बिल्कुल। है, ये बिल्कुल आपके शरीर का ही हिस्सा होता जी, है और ये बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे मैच कर जाता है और बहुत अच्छी तरह से ये आपको सुंदर भी बना सकता है। ज़्यादातर तो हम सुंदरता की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सुंदरता से ज़्यादा हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करता है। जब हमारे हाथ कट जाते हैं, हम किसी काम के नहीं रहते हैं, चाहे हमारी उंगलियां कट जाती हैं, उस वक्त भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। डॉक्टर तन्मय, आप हमारे बीच में आए, हमारे दर्शकों को प्लास्टिक सर्जरी के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आयुष्मान कार्ड से कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शक इस कार्यक्रम से लाभ अवश्य उठाएंगे। इसी के साथ हमें विदा दें। जोहार। जोहार।